गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है डिजिटल वैली कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवम तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपको पता था कि आज क्लास 10th का मैथ का रिवीजन था, तो मैथ का रिवीजन मैं करने जा रहा हूं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो होता है रियल नंबर का, तो रियल नंबर में सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर। तो यहां से सबसे पहला फार्मूला जो होता है, सबसे पहला फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखो इस फार्मूले में क्या होगा, आपको दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने किया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने गिवन यहां पर कर दिया गिवन कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया मैंने 20 और एलसीएम मैंने दे दिया इसका, एलसीएम इन दो नंबर का एलसीएम मैंने दे दिया, वो दे दिया 5। तो आपको एचसीएफ बताना कितना है, तो इस फार्मूले से पुट कर आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 20 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 5 एंड एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन यहां से हो जाता है, तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के प्लेस पे 20 और आपका एलसीएम दे रखा है 5 और हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मुझे फाइंड करना है। तो इस फार्मूले से हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ यहां से क्लियर होकर आपका आ जाएगा। तो 5 हो गया 20, तो यहां जो एचसीएफ हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करो तो 20 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से तीन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो सिर्फ ये वाला फार्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दूसरा हो सकता है कि आपका एचसीएफ निकालना हो। तो एचसीएफ के लिए आपने क्या किया, आपने किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किया, टू नंबर और इसमें एलसीएम को डिवाइड कर दिया। फिर दूसरा क्या बन सकता है, आपसे एलसीएम पूछ ले और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहां लगा दोगे और नीचे आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहले चैप्टर में ये दे रखा है फार्मूला। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर अगर देखें तो दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया कि पहला फार्मूला आपका ये है पहले चैप्टर का रियल नंबर का कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इससे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। या दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा, तब आप इससे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करते हैं पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल चैप्टर दूसरा नंबर में, तो उसमें मैं बताता हूँ कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर में समझ में आ गया होगा। तो सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर देखें तो यहां पर क्या होते हैं, हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन यहां पर हमारे सिलेबस पूछे जाते हैं। एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक और एक होती है क्यूबिक। अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो उससे मुझे पता है डिग्री 1 होती है। अगर हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है, अगर हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है तो उसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है। डिग्री कितनी होती है, जो डिग्री होगी वो 1 होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे कि हमारा दे रखा है कोई लीनियर इक्वेशन 2x + y, तो यहां देखो एक ही वेरिएबल है ना, तो इसकी डिग्री कितनी
होती है 1, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ जो डिग्री होगी, नंबर ऑफ डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि x² + 4x + 2 = 0। तो नंबर ऑफ डिग्री कितनी हो गई, ये आपकी 2 डिग्री होगी, ठीक है। इसी कारण हमारा क्यूबिक होता है, और क्यूबिक में नंबर ऑफ डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो क्यूबिक के लिए मैंने यहाँ पर क्यूबिक होगा, क्यूबिक हमारा होगा जैसे x³ है, 4x² है, +2x +3। तो यहाँ क्यूबिक हो गया, नंबर ऑफ डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ से मैंने पॉलिनोमियल में मैंने 3 चीज बताई आपको अभी। एक बताया लीनियर इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ डिग्री 1 होती है, दूसरा मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ डिग्री 2 होती है, तीसरा मैंने बताया क्यूबिक इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, विच आर लीनियर इक्वेशन, विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच आर क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारे समझ में आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। जैसे क्वेश्चन बन गया कि x + 1 और x + 2 = 0। एक बन गया x + 2 + 5x। इसमें तीसरा पहला ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन को मैंने दे दिया आपको x³ + 2x² + 3x + 4, और डी दे दिया नन ऑफ दीज, या मैंने दे दिया x⁴, x⁴, 2x² + 3x + 4। अब इसमें से पूछ लिया कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है। अगर पावर 4 होती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता है। पावर अगर 3 होती है तो क्यूबिक होता है। अगर पावर 1 होती है, मतलब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 5x और x सॉल्व होगा तो ये 6x + 2 आएगा। तो ये हमारा लीनियर हो गया, तो डिग्री 1 हो गई। क्वाड्रेटिक अब ये बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो वैसे 3 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर लिए हैं, चौथा ऑप्शन हमारा ये सही होगा, तब भी हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना आपको आता होगा, सिंपल सा हम दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट लेंगे आराम से, 2 ब्रैकेट लेंगे, x + 1 x + 2 मल्टीप्लाई करना है, पहला हो गया वेरिएबल, और दूसरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप प्लस लगा है, प्लस लगाओगे 1 होगी, फिर दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर जो भी आपका वेरिएबल होगा या नंबर होगा, ब्रैकेट के अंदर सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे x से, तो ये x² हो जाएगा, फिर x का 2 से करोगे तो ये 2x हो जाएगा, फिर 1 का x से करोगे तो 1x हो जाएगा, 1 का 2 से करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर से मैं सॉल्व करता हूँ तो x⁴ + 3x और +2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 2 आ गई ना, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही क्यूबिक आपको निकालना है और ऐसे ही लीनियर निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आपका इसमें 2 टाइप या 3 टाइप यहाँ बन सकते हैं। पहला मैंने यहाँ पर टाइप बताया कि उनकी डिग्री के साथ बन सकता है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो आपका क्यूबिक हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि अगर डिग्री 4 भी होती है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और डिग्री 5 होती है 4 से ज़्यादा तो वो आपका पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँ रिलेशनशिप बिटवीन 2 जीरोस कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आपका जो जनरल फार्मूला होगा इक्वेशन का, वो इस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0। अगर आपके क्वेश्चन में इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो आपको इस फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया यहाँ पर x² + 6 + 5x = 0। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर करूँगा ना, तो पहले तो x² है, पहले यहाँ पर x² यहाँ भी x² है, दूसरा हमारा x का मल्टीपल है, तो मुझे यहाँ पर x से ही रखना है, ठीक है। तो ये देखो कांस्टेंट पहले आएगा, पहले से स्टैंडर्ड फार्मूले में हम इसको सही कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर x² आएगा, फिर 5x आएगा और +6 आएगा = 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया था जितनी जिसकी पावर 0 भी उतने होंगे।
अगर पावर आपकी 2 है तो पावर अगर 2 इसमें दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक है तो वो आपका उसमें डिग्री कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, और उसके जीरो कितने होंगे 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन कैसे स्टॉप करोगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको बताना चाहिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब 2 जीरो होंगे अल्फा और बीटा, 2 जीरो क्या होंगे अल्फा और बीटा हो जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो हो गया आपके अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये 2 जीरो के अल्फा बीटा होंगे जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो बोलोगे इसको, ठीक है। अल्फा और बीटा 2 जीरो होंगे, अगर सम ऑफ जीरो आप निकालोगे तो वो फार्मूला होता है -b/a। तो अगर यहाँ b देखें कंपेयर करते हैं तो देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 5 है और c की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो a है वो a क्या है x² का कोएफिशिएंट है ना, और जो b है वो x का कोएफिशिएंट है और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन आ गया कि ये कोएफिशिएंट क्या है, पहला ऑप्शन आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ द x और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ द x², तो b आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो b की, तो b हमारा कितना है 5 है, तो -5 और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1, तो यहाँ तो सम ऑफ जीरो आराम से आप निकालोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा हमारा वो -5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इनटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a और c मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, c मतलब क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, a मतलब क्या है x² का कोएफिशिएंट, ये a मतलब x² का कोएफिशिएंट है। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे 6 और a की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो अल्फा इनटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इनटू बीटा हो गया 6 हो गया आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, अब आपको 2 चीज दे रखी है क्वेश्चन में, केवल दे रखा आपको दे रखा सम ऑफ जीरोज -5 है, यहाँ से दे रखा है सम ऑफ जीरोज -5 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6 दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा गिवन है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो गिवन है वो आपका 6 है। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फार्मूला होगा, जो आपको इक्वेशन निकालनी होगी, इक्वेशन के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा x² माइनस यहाँ पर होगा सम ऑफ जीरोज होगा इनटू x और प्लस यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। मतलब इसको तो फार्मूले को मैं लिखना चाहूँ तो ये आपका x² होगा, सम ऑफ जीरो मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होगा अल्फा इनटू बीटा। तो यहाँ वैल्यू गिवन है अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी -5 है, तो यहाँ पर करोगे x² माइनस इसकी वैल्यू -5 है इनटू x और प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है 6। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो मैंने इक्वेशन शुरुआत में आपको दी थी स्टार्टिंग में, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम और आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आप हमको जुड़ना भूले, यहाँ पर आपको दे रखा है एक फार्मूले, कुछ एप्लीकेशन आप जीरोज और पॉलिनोमियल के हैं, जैसे मुझे निकालना है अल्फा² प्लस बीटा², ठीक है, अल्फा² प्लस बीटा²। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
ठीक है, एक आइडेंटिटी ये है। तो देखो ये आइडेंटिटी आई कैसे है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा या छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर a के प्लेस में अल्फा कर दें और b के प्लेस में यहाँ बीटा कर दें, b के प्लेस में क्या करते हैं बीटा कर दें, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, पुट करो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे करूँगा और ये फंक्शन में इधर आता है ऊपर के, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो एक फार्मूला तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है, एक आपका फार्मूला प्रूफ करके बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो सबसे पहले जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल 0 दे दिया। अब मैंने कहा कि फाइंड करना आपको, क्वेश्चन आया फाइंड करना आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर्सनली आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए आप क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या आ रहा है, अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू पहले यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन दे रखा हमारा, तो सिंपल सा इसमें पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फार्मूला से जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और जो b की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी और जो c की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ से निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a, तो b की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। इतनी बात समझ आ गई होगी। c की वैल्यू क्या हमारी 6 है और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले को पुट कर दोगे, तो अल्फा की बीटा वैल्यू -5 है, यहाँ पर -5 का स्क्वायर और -2 अल्फा की बीटा वैल्यू कितनी 6 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस और ये डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 13 हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो मेरी बात समझ आ रही होगी। एक आइडेंटिटी का मैंने क्वेश्चन करके बता दिया, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आ भी जाए। तो देखो दूसरी आइडेंटिटी बताने वाले हैं आपके ऊपर। पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी, पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। तो देखो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पेपर को आराम से अटैक करना है और काले और नीले बॉल पॉइंट का पेन का यूज करना है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं करना है। और रफ कॉलम आपको जो कॉपी होगी उसके राइट साइड आपको बना लेना है, ऐसे उस पर करना है। तो 17 तारीख को आपका पेपर है और फार्मूला रिटेन करके जरूर जाए। पेपर में अगर फार्मूला रिटेन करते हैं तो 20 से 25 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक फार्मूला लगने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन में ना। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताऊंगा दूसरा फार्मूला, जैसे कहीं पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालना होगा, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का निकालना होगा, उसका ही फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यही पर अगर माइनस निकालना होगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो सिंपल से क्या करोगे, फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला क्या रहेगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना होगा, तो आप यहाँ क्या करोगे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिटी अगर आती तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसका एक फार्मूला और आप लगा सकते हो, यहाँ पर फार्मूला एक और लगा सकते हो, इसके अलावा भी ये भी लगा सकते हो, इसके अलावा एक और लगा सकते हो कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर दे रखा है तो ये अपना ऐसे जाएगा, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है ये अपना ऐसे जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर अगर ऐसे दे रखा है तो आप यहाँ लगा सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल से मैंने क्या क्या बताया, पॉलिनोमियल से पहला क्वेश्चन जो आपका रिलेशन बिटवीन आएगा, रिलेशन बिटवीन आपको मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया सम ऑफ जीरोज, फिर मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर मैंने कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताया जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे फार्मूले हैं और पेपर में अगर आएगा तो उसको आप आराम से कर लोगे इन फार्मूलों का यूज करके। तीसरा बताने वाला हूं आपको, तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपके चैप्टर में सिमिलरिटी है, क्योंकि आपने कॉवेलेंसी क्लास 9 में पढ़ी थी और क्लास 10 में आपकी क्या आएगी, सिमिलरिटी आएगी। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल आएगा तो इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखानी है। ठीक है, सिमिलरिटी दिखानी, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने PQR। मैंने ये दो ट्रायंगल दे दिए। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल आपका है ट्रायंगल ABC, सिमिलरिटी है ट्रायंगल PQR की। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर का साइन ये वाला होता है जो पेस्ट जैसा बनता है, जैसे आप ब्रश करते हो ना तो उसमें पेस्ट कैसे लेते हो, ऐसे ही बनता है ना पेस्ट ब्रश में, तो ऐसे साइन बनता है इसका। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी ट्रायंगल PQR। तो सिमिलरिटी अगर कोई चीज, कोई भी दो ट्रायंगल अगर होते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलरिटी होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स वाला एंगल इक्वल होगा, अगर ये बेस एंगल है तो बेस एंगल इक्वल होगा और बेस एंगल के इक्वल आपका हो जाएगा। मतलब कि जैसा मैंने बताया कि आपका एंगल A वो इक्वल होगा एंगल B के, एंगल जो B होगा वो एंगल Q के, और एंगल जो C होगा वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे मैंने ले लिया AB रेशियो PQ, मतलब यहाँ पे AB होगा अपान PQ होगा, जो हमारा BC होगा वो हमारा क्या होगा, QR होगा, जो हमारा AC होगा वो हमारा PR होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या है, जैसे यहाँ पर AB है, यहाँ पर PQ है, इनका साइड रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर बेस रेशियो BC है, यहाँ QR है, इसका साइड रेशियो, और यहाँ पर आपका AC है और ये PR है, तो AC इसका साइड रेशियो। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिमिलर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो अगला आप उसमें देखें तो एक थ्योरम है जो BPT है। BPT आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे BPT करके जरूर जाएं। ठीक है, तो BPT की जो थ्योरम है, BPT थ्योरम क्या है, if a line draw parallel to the one side of triangle to intersect the other two side distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये आपकी BPT थ्योरम है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप देखो इसको समझो। अगर क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और पेपर में 100% इससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का नाम मैंने दिया ABC नाम दिया, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। अच्छा, आप लोग कमेंट में यहाँ पर लिखकर बताइए कि इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसकी साइड का नाम क्या क्या है और इसके एंगल का नाम क्या क्या है। ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू पॉइंट साइड, अगर मैंने क्या किया एक लाइन ऐसे ड्रा की कि दो साइड को क्या करें, दो साइड को यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो ये मैंने ले लिया AB और AC को दो
पॉइंट जो P और Q है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, अगर P को Q से मिला दिया तो BC के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही तो आपकी थ्योरम है। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है कि जो हमारा क्या होगा, जो हमारा इसका मैं नाम लेता हूँ ABCD लेता हूँ, ठीक, इसका नाम लेता हूँ D और E लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से क्या होता है, AD/DB इक्वल टू AE/EC, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना होता है AD/DB या BD या AE/EC, ये हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। चलो ये मुझे प्रूव करके दिखाना होता है। सिंपल से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन गिवन आपको दे दिया यहाँ पर कि हमारा AD गिवन है, AD हमारा 5 सेंटीमीटर है, जो BD हमारा है, BD हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AE हमारा जो है, AE हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो आप फाइंड करो कि EC कितना होगा, EC आपका यहाँ पर कितना होगा। तो देखो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इनका जो साइड का रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। जैसे मुझे पता है ना कि यहाँ पर लगाएंगे AD/DB इक्वल टू AE/EC, हमने कौन सा टर्म लगाई है, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। मैंने ये लगा दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, AD पर कितनी 5 है, तो मैं AD पर 5 कर दूंगा, ठीक है। DB पर कितनी 4 है, तो 4 कर दूंगा, और AE की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्या दिए है 2 सेंटीमीटर। EC मुझे फाइंड करनी है, जो मुझे फाइंड करनी है उसको हम x कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। अगर 5 से x मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 होगा, 2 को 4 से करो तो 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपल सा फाइंड करेंगे, उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो वो 5x हो जाएगा और 4 × 8 हो जाएगा। x वैल्यू में फाइंड करोगे तो 8/5 आएगा। तो इसे डिवाइड कर लोगे, डिवाइड कैसे करोगे, 5 × 5, 3 का एरिया है 0.0, 5 से 30, 1.6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को कटिंग नहीं आती है वो डिवाइड फार्मूले से अपना बच्चों वाला डिवाइड होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 0.0 और 5 से 30 ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.6 इसकी वैल्यू हो जाएगी, समझ में नहीं आया। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अच्छा, यहाँ सिमिलरिटी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्राइटेरिया कौन कौन से फॉलो होने चाहिए, ये आपका सैंपल पेपर में आप देख सकते हैं 2024 से 25 के पेपर में ये पूछा गया, विच क्राइटेरिया फॉलो इन द सिमिलरिटी। तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, और 4 ऑप्शन दिए थे। मैंने दिया पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया AAA, दूसरा ऑप्शन दिया बी ऑप्शन SSS, और तीसरा ऑप्शन दिया मैंने SAS। इसमें कौन सा फॉलो नहीं होगा सिमिलरिटी के लिए, एक में दिया RHS, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर AAA एंगल साइड 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 एंगल साइड फॉलो होंगे, जबकि RHS फॉलो नहीं होगा, क्योंकि RHS वाला फॉर्मूला राइट हाइपोटेनस साइड आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वो कॉन्वेंसी का पार्ट है, सिमिलरिटी का पार्ट नहीं है। मेरी बात इतनी तक समझ में आपको आ गई होगी। तो ये आपका जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है, ये आप मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, उसका कन्वर्सन भी करते जाना। इंपॉर्टेंट कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए, और साथ साथ मैंने बीपीटी को यूज कैसे करना है और कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हैं आपके ट्रायंगल में, वो भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर का फार्मूला डिवीजन जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँगा 2 वेरिएबल की, एक 1 वेरिएबल तो मैंने छोटी क्लास में कर लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे दो वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, मतलब कि वेरिएबल दो होने चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? दो वेरिएबल होंगे और वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स और वाई ले लिया, इक्वेशन पूरी एक्स और वाई में होगी। मैंने पी और क्यू ले लिया, इक्वेशन पूरी पी और क्यू में होगी। मैंने एम और एन ले लिया, आपकी जो मर्जी है वो आप मान सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी होगी उन इक्वेशन को मैं कर लेता हूँ कि जैसे जनरल फार्मूला इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी, तो उसको लेट करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके तीन फार्मूले यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होगी कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा क्या बनेगा आपका? दूसरा फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा आपका? पहला फार्मूला अगर आपका ऐसा बनता है तो इन दिस सिचुएशन लीनियर पेयर कंसिस्टेंट लाइंस एंड इंटरसेक्ट पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसे पॉइंट होंगे इसके? ये इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट। और कितने सॉल्यूशन होंगे आपके? यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ से पहले काम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दो इक्वेशन दे दी, यहाँ दिया गया 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा मैंने दे दिया 8x प्लस मैंने दे दिया यहाँ पर मैंने ky, मैंने कर दिया ky और यहाँ मैंने कर दिया q, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया 8x 5y प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड k इक्वल टू व्हाट? इंटरसेक्ट पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। मैंने ऐसे बोल दिया k फाइंड करना है। तो k फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? दो इक्वेशन दे रखी ना, तो पहले इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा a1x b1y c1 से। तो a1 से कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ a1 की वैल्यू क्या है? 4 है। b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू यहाँ पर 3k है, 3 नहीं है 3k है। और c1 की वैल्यू क्या है? c1 की वैल्यू हमारी 2 है। उसी का कंपेयर करूंगा a2 की, तो a2 की वैल्यू 8 है और b2 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है? इंटरसेक्ट पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये 4 अपान 8 आएगा, यहाँ नॉट इक्वल आएगा, b1 हमारा कितना आएगा? 3k और b2 कितना आएगा? 5 आएगा। सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 5 यहाँ 4 इंटू 5 ये 8 मल्टीप्लाई 3 नॉट इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? k इज नॉट इक्वल टू 20 अपान 24, कटिंग कर दोगे 10 आएगा, ठीक है। और ये 12 है और कटिंग करोगे ये 5 आएगा और 6 आएगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 5/6, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट पॉइंट और यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? यही आपका जो है, यही आपका क्या है क्वेश्चन इसमें दे रखा है। इसके बाद दो फार्मूले आपको और दे रखे हैं, ठीक है। दो फार्मूले और हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैं मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहूँगा। रख हौसला मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मंदिर के सिपाही, और हम जीतेंगे, जीतने का मजा भी आएगा। तो मैं इसके आगे आपको फार्मूला बताने वाला हूँ फॉर पेयर इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दूसरा फार्मूला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको पेपर में भी क्या करेंगे? पेपर में ये फार्मूले बिल्कुल याद करके जाएंगे, दिमाग में पूरे फार्मूले होने चाहिए। दूसरा जो फार्मूला हमारा है वो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर दे रखी है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। मतलब कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होगा और इसमें नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा?
नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और लाइन कैसे होगी, इसकी लाइन पैरेलल होगी, लाइन कैसे होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x और b2y c2 इक्वल 0, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है तो ये कैसी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, नो सॉल्यूशन होगा और लाइन होगी पैरेलल, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। और एक तीसरा फार्मूला बचा आपका जो a1 अपान a2 है इज इक्वल टू b1 अपान b2 है इज इक्वल टू c1 अपान c2 है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसी के सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे हिसाब से आपको 3 फार्मूले मैंने बताया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको नया चैप्टर जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो कि अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके फार्मूले रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका फार्मूला रिवाइज है तो पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन पर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर आपके फार्मूले लगने वाले हैं और पूरा फार्मूला दिमाग में है तो आपके 15 से 20 नंबर ऐसे गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको बूस्ट करने के लिए है कि लास्ट दिन में क्लास आप देख लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपकी इंक्रीज ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर ज़्यादा बातें करते ना होंगे, आपकी चालू करता हूँ नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फार्मूले याद हैं तो फार्मूले से ही आपका तारा क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो होते हैं 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन से होते हैं, मैंने साइन थीटा ले लिया, दूसरा कॉस थीटा ले लिया, तीसरा टैन थीटा, अगला कॉस थीटा, नेक्स्ट आपका सेक थीटा और अगला क्या है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरे से सभी रिलेटिव है, रिलेशन कैसे है, जो साइन है वो कॉसेक का जस्ट अपोजिट है, या कह सकते हो जो कॉसेक है वो साइन का जस्ट अपोजिट है, जो कॉस है वो सेक का जस्ट अपोजिट है और जो टैन है वो कॉट का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कैसे, यहाँ जो फार्मूला बनेगा अगर साइन थीटा गिवन है तो साइन थीटा कॉसेक टर्म में 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा भी ले सकते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है ना वो 1 अपान साइन थीटा होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होगा आपका वो 1 अपान सेक थीटा होगा, या जो सेक थीटा होगा सेक थीटा वो होगा 1 अपान कॉस थीटा होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आपका टैन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो यहाँ जो टैन थीटा होगा वो होगा 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है। और जो कॉट थीटा होगा वो होगा 1 अपान टैन थीटा। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। मैंने बता दिया है रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉसेक है या कॉसेक का अपोजिट साइन है, बात एक है। कॉस का अपोजिट सेक है और सेक का कॉस है, टैन का कॉट है, कॉट का टैन है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ फार्मूले भी अपने अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल पर ही काम करता है। राइट एंगल कैसे काम करता है, ये राइट एंगल पर आपका काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये ट्रायंगल लिया, इसका नाम ले लिया एबीसी, एबीसी लिया, ठीक है। ये आपका 90 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखो, अगर बेस एंगल से रखें कॉस ए तो यहां से आपको चीज पता होनी चाहिए कि पी बी पी अपान एच है, ये आपको पता होना चाहिए। तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, A मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस और B मतलब बेस। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर जो P पहला वाला है इसको साइन लिख दो, दूसरा आपका कॉस है, तीसरा आपका टैन थीटा है, नेक्स्ट आपका क्या है कॉट थीटा, नेक्स्ट आपका क्या है सेक थीटा और ये क्या है कॉसेक थीटा। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैंने बताया ना कि जो साइन है कॉसेक का जस्ट अपोजिट है, तो
देखो मैंने साइन के नीचे कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कॉस सेक का अपोजिट है, कॉस नीचे सेक लिखा हुआ है, tan कॉट का अपोजिट tan नीचे कॉट लिखा है। इसको मैं ऐसे क्या करता हूं, लाइन ड्रा कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर sin थीटा कहीं पर आता है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। वहीं पर cosec थीटा कर देते हैं कि cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा जो होगा वो उसका अपोजिट होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब cos थीटा आपका इस तरह वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो sec थीटा होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट आपका जो tan थीटा होगा वो होगा p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो cot थीटा होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर कोई एंगल ए और बी दिया रहता है, तो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसे पता है अगर एंगल और ए और बी दे रखा है तो ये इसकी परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, tan सी क्या होगा, cos सी क्या होगा, ठीक है। इसी का sec और cosec भी, ठीक है। तो अगर आपका एंगल सी दे रखा है तो सी में आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, चेंज क्या होता है, बेस इधर आ जाता है और परपेंडिकुलर यहां चला जाता है। मतलब कि इस केस में अगर आप लेते हो साइन सी, और साइन क्या होता है, यहां से मुझे पता है ना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। पाकिस्तान कैसा है, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान कैसा है, हरा भरा, ठीक है। तो p अपॉन h होता है, यहाँ पे p अपॉन h होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, इस बार परपेंडिकुलर ए बी होगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारी BC हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, AB और ये हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई तो इतना आपको बात समझ आ गई। ऐसे ही cos सी, ऐसे tan सी, और ऐसे ही आप निकाल सकते हो। कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने रिलेशन बता दिया, मैंने दो चीज बताई यहाँ पर कि मैंने बताया कि साइन cosec के जस्ट अपोजिट है, cos से जस्ट अपोजिट है, tan cot के जस्ट अपोजिट है, ये चीज मैंने बता दी। और मैंने बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कुछ मामले और हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो आप मैं आगे फार्मूले बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला जो है, तो यहाँ पर देखो अगर कहीं पर साइन थीटा और इनटू cosec थीटा आ जाता है, या अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर कहीं पर tan थीटा इनटू cot थीटा पर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और अगर कहीं पर क्या आ जाए, कहीं पर sec थीटा और इनटू cos थीटा आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और कोई बचे यहाँ पर साइन cosec tan cot इतने, अगर ये कहीं पर आता है ये पॉइंट आप नोट कर लो, अगर ये कहीं पर आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे आप कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे क्या होता है, स्कूल की घंटी बजी 10 10 10 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे आप याद कर लोगे कि स्कूल घंटी बजी 10 10 10 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से फार्मूले और बन सकते हैं। वो फार्मूला बनेगा, अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो बचेगा हमारा फार्मूला और बन जाएगा कि कहीं पर cos स्क्वायर थीटा आता है तो उसे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको cos स्क्वायर थीटा कहोगे, अगर cos स्क्वायर थीटा है तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहोगे। तीसरा फार्मूला बनेगा, अगर मैं क्या करता हूं साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूं यहां से तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ये साइन के बेस पर है, और एक आपको होता है सेक के बेस में। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं tan इधर लाता हूं तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला आपको बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं इंटरचेंज कर देता हूं, इसको इंटरचेंज करूंगा। अगर मैंने कर दिया tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां जो फार्मूला बन जाएगा -1, ठीक है। आप लोगों का
सपना है कि 95% लाना है, आपकी माँ का भी सपना होगा, पापा का भी होगा, सबका होगा। तो मैं आपको एक सपना वाला हूँ कि माँ तेरी पसीने को बूंद का मोती चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। तो चालू करते हैं आगे क्लास। यहाँ पर आपको मैंने इतना बता दिया है, ये सारे फार्मूले जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और फार्मूले हैं। अगला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से मैं तो कॉट स्क्वायर थीटा लाता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से इंटरचेंज करता हूँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। तो ये फार्मूले आप आसानी से नोट कर लेना। मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट बता दिए हैं, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में और भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपकी क्या है, एंगल है। एंगल अगर देखे जाए तो आपकी एंगल यहाँ पर 0 से 90 तक दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ 0 से 90 तक आपको एंगल दे रखे हैं, जो मैं यहाँ पर एंगल आपको बताने लगा हूँ। 0 से 90 तक आपके एंगल आपको याद होने चाहिए। पॉइंट आप एग्जाम पॉइंट आप पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन 100% आएगा एंगल बेस पर। जैसे मैंने क्या कर दिया, कुछ एंगल कर लिए और एंगल आपको 0 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतने एंगल हैं। और आपके रेशियो कौन कौन से हैं, रेशियो मैंने लिया साइन, मैंने लिया कॉस, यहाँ ले लिया टेन, यहाँ ले लिया कॉट, उसके बाद सेक और नेक्स्ट क्या है कॉसेक, ठीक है। ये मैंने 6 रेशियो ले लिए, मैंने यहाँ से लाइन ड्रा कर ली, ये मैंने प्रॉपर क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रा कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये क्या किया, लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। आपको एक रन करना है, उसके बाद सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। अभी तक आई होप आपको पूरा प्रिपरेशन हो गया होगा मैथ में, क्योंकि आपका पहला पेपर मैथ का है। तो फार्मूला रिवीजन करके जरूर जाएं पेपर में। अब देखो यहाँ पर बताते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होगा। साइन 0 जो होता है आपको याद होगा, साइन 0 में 0 होती है, साइन 30/2 होती है, 45/2 और 60 के अंदर √3/2 और 90 की 1 होती है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या समझ आया कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 क्या है, साइन 30/2 है, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब क्या करते हैं, कॉस जो होगा, अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले इसको ऐसे खींच लेता हूँ, तो हमारा क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो साइन 90 वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, ठीक है। जो साइन 60 वैल्यू है वो कॉस 30 वैल्यू है, और 45 दोनों सेम हो जाएगा। मतलब कि कॉस जो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो कॉस 30 हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा, और 45 1/2 होगा, और 60 1/2 होगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी, इतना याद हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं tan। tan हमारा क्या होता है, 0 होता है 0 डिग्री, और ये 30 होता है 1/3। 60 क्या होगा, 45 हमारा क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला 45 होगा, और 60 वाला नीचे वाला होगा √3, ठीक है। और जो हमारा क्या होगा लास्ट में होगा हमारा 90, वो नॉट डिफाइन होगा, तो नॉट डिफाइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। और क्वाड टी क्या करेंगे, इसको मैं फिर से ऐसे कर लूंगा, और जो tan 90 वैल्यू है वो क्वाड 0 की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा, ये हमारा 1, और ये हमारा √1/√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेक के लिए 1/cos कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। सेक के लिए क्या कर सकते हो, 1/cos, 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा सेक के लिए, ये 2 आ जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब ये नॉट डिफाइंड, ये हमारा 2, ये हमारा √2, ये हमारा क्या है 2/√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। सारे मैंने रेशियो आपको क्या कर दिए, बता दिए, सारे एंगल बता दिए, ठीक है। साइन बता दिया, cos tan cos sec cosec, मैंने सभी आपको रेशियो के जो डिग्री है, जो एंगल है वो मैंने बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरा याद करके जाना है, पूरा समझ के जाना। जितने मैं काम बता रहा हूँ वो आपको मुंह जवानी
रट्टाफिकेशन पूरा होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। समझ कर लिख कर देखो क्या होता है ना, पास होने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप क्या कर लो, समझ लो, और या तो क्या कर लो, उसको रट लो। ठीक है, उसको रट कर जितना याद कर सकते हो याद कर लो। मगर फाइनली क्या करना है, आपको उसको समझ के जाना है। सारे फार्मूले आपको बिल्कुल जुबानी पर होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आए तुरंत आप चालू हो गए, फार्मूला लगाकर तुरंत आपने सॉल्व करना चालू कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से आप देखोगे 45 में एक दूसरे क्या है, इक्वल है। तो साइन और कॉस इक्वल कब होगा, जब उसका एंगल 45 होगा। tan और cot इक्वल कब होंगे, जब उसका एंगल क्या होगा, 45 होगा। आप देख रहे हो ना, sec और cos इक्वल कब होंगे, जब उसका एंगल 45 होगा। हो सकता है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे बन जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट आपको है स्टैटिक्स। स्टैटिक का मैं टॉपिक यहाँ बताने वाला हूँ। स्टैटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग करके जाना है स्टैटिक फार्मूले। विदाउट फार्मूले के अगर आप जाते हो तो स्टैटिक के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के आपको क्वेश्चन करने के लिए फार्मूले प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये मैं लेता हूँ स्टैटिक्स लेता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज दे रखा है। तो देखो इसमें क्या, सबसे पहले मीन निकालना होता है। मीन क्या होता है, अगर आपको मीन निकालना है तो मीन के अलग अलग फार्मूले हैं। मीन निकालना है, मीन को एक्स बार बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी क्लास में हमने पढ़ा है जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे छोटी क्लास में मैंने यहाँ पढ़ा है। बट क्लास 2 में जो मीन है, मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड आपके दिमाग में आ गया होगा क्या फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं तैयार है तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स बार का जो फार्मूला होगा सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi है। ठीक है, यह आपका मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ठीक है, दूसरा जो इसमें फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या हो जाएगा, एज्यूम करने वाला मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड हो जाएगा। अगर ये निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर आपका a होगा प्लस सिग्मा fi डी और अपान सिग्मा fi होगा। ठीक है, अगर एज्यूम मेथड निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा fi डी और अपान fi होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका a है, आपका जो यहाँ पर a निकालना है तो a कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर a निकालने के लिए, अच्छा यहाँ di निकालने के लिए पहले आपको di निकालना है। तो di निकालने के क्या करोगे, यहाँ पर xi माइनस a करोगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है 0 से 10 से 20। ठीक है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए ये छोटा वाला नंबर है ना, ये आपकी लोअर लिमिट है। क्या है, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। और जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, वो क्या है, अपर लिमिट। ये क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, समझ आया ना। तो 2 मेथड मिल बता दी मैंने, एक बताया डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi, दूसरा बताया एज्यूम्ड मीन मेथड जो a प्लस सिग्मा fi di अपान fi। जो di जो है di का फार्मूला होता है xi माइनस a होता है। लास्ट में इसका फार्मूला आपका है स्टेप डाइलेशन मेथड। क्या है, स्टेप डाइलेशन मेथड। आप साथ साथ नोट करते रहिए और साथ साथ उसको रिवीजन करिए। ठीक है, हमारे साथ नोट करने के साथ साथ आप रिवीजन करिए। ठीक है, इस समय आपको वही पढ़ना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसी का रिवीजन करना है। और आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक आपने आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया है या आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, तो आपको वही पढ़ना है, उतना रिवीजन करना है। आप ज़्यादा कंटेंट से बचें। जितना आपने कंटेंट अभी तक अपना बनाया है या आपने पढ़ा है, तो उसी को आप बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से उससे कोई फायदा नहीं है। आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और पेपर हो सकता है कि गलत हो जाए। तो इसलिए मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप जितना कंटेंट कर चुके हैं उसको ही बार बार रिवीजन करें, वो आपके दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है
वो आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड है, स्टेप डेरिवेशन मेथड है। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui और अपान सिग्मा fi और इनटू क्या होगा h होगा। ठीक है, ये समझ गए। तो ये आपके तीन मैंने फॉर्मूले बता दिए इनके, एक मैंने बताया डायरेक्ट मेथड, दूसरा मैंने बताया मैंने बताया आपको एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मैंने बताया आपको स्टेप डेरिवेशन मेथड। अब नेक्स्ट आपका है मोड निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ui है ना, ui क्या होगा, ui जो होगा याद रखना है xi माइनस a और अपान h होगा। ठीक है, और a मैंने बता दिया कि एज्यूम्ड है, जो आपने मतलब एज्यूम्ड मीन है जो आपने माना है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड आ जाते हैं। इतनी बात समझ आनी होगी। आपको बेहतर के तलाश में बेहतरीन को नहीं खो देना है, आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मोड का जो फॉर्मूला होगा, मोड निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस यहाँ F1 माइनस F0 और अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो सारे टर्म दे रखे हैं। L क्या है, L हमारा लोअर लिमिट है। L क्या है, ये हमारा लोअर लिमिट है। समझ आया ना। तो लोअर लिमिट मैंने बता दिया, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, तो उसमें से लोअर लिमिट है। ठीक है, H हमारा क्या है, साइड ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या है, ये हमारा है साइड ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, हमारा F1 क्या है, F1 F0 F2। तो ये फ्रीक्वेंसी आप मॉडल क्लास की है। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा आपका जो है F0 है, ये प्रीसीडिंग मॉडल फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम आगे। F1 जहां आप लिखते हो उससे पहले का F0 और F1 के बाद क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, ये प्रीसीडिंग है और ये सक्सीडिंग है। इतनी बात समझ आनी होगी। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L मतलब लोअर लिमिट होती है, H मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और F0 मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और F2 होती है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आपका मीडियन है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग कमेंट पर टाइप करें कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट पर टाइप करें कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि आपका एग्जाम सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला मैथ एग्जाम है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 कॉन्वेक्टिव फ्रीक्वेंसी और अपॉन F इंटू H होता है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। L मतलब क्या है, लोअर क्लास है। L मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, F फ्रीक्वेंसी है और CF आपका क्या है, यहाँ CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और L आपका लोअर लिमिट है। इतनी बात समझ आपको आ गई होगी। अच्छा, यहाँ से फार्मूला और बनता है इंपीरिकल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल फार्मूला आप नंबर के देना। इंपीरियल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला, ये इंपीरिकल फार्मूला जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। जो मैं 100% कह रहा हूँ तो 100% आना ही है। इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है तो कमेंट पर जरूर टाइप करें, तो मैं अगली क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगा दूंगा। ठीक है, समझ गए ना।
आप अपने आप को देखकर खुद मोटिवेट हुई है और इस समय पढ़ाई की चीज़ आप कुछ ना करिए, और पढ़ाई करिए, जो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको आप रिवीजन करिए। इसमें क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि मीडियन आपको गिवन है, कि मीडियन आपको गिवन है 3, आपका मोड गिवन है 5, तो बताओ मीन कितना होगा आपका, मीन बताना है कितना होगा। तो मीडियन अगर यहाँ 3 रखते हो, 3 × 3, मोड 5 है तो 2 × मीन बताना है आपको, ठीक है। यहाँ आएगा 9, ये 5 तक माइनस होगा तो 9 - 5 2 × मीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करोगे यहाँ 4 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाएगा तो मीन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आराम से आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से स्टैटिक्स आप समझ में आ जाओगा, स्टैटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना सीधा सा फार्मूला, साथ साथ आपको लर्न करना है उसके नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट भी याद रखना है और सीधा सा क्या करना है, फार्मूला भी लर्न करना है, ठीक है। सीधा सा फार्मूले के साथ साथ और आपको याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो होगा वो होगा ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। जो फार्मूला क्या होता है बचा का x = -b ± (b² - 4ac) और अपान 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, ठीक है। अब इसके नेचर ऑफ रूट भी होते हैं, जो आपको नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स आपके होंगे यहाँ पर। सबसे पहले होगा b² - 4ac > 0। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है b² - 4ac > 0, इसके कितने रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, रियल रूट हो जाएगा। इस फार्मूले से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। याद रखना है, अगर आपको दे रखा है b² 4ac = 0, इस कंडीशन में कितने रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे, ठीक है। अगर आपको दे रखा है b² - 4ac > 0, इसके होंगे नो रियल रूट, कितने होंगे, नो रियल रूट, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपके हैं यहाँ पर जो कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हो सकता है यहाँ पर b² - 4ac > 0, तो इसमें कितने रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर b² - 4ac को 0 है तो इसके 2 रियल रूट होंगे इक्वल। अगर आपको दे रखा है b² - 4ac > 0, तो नो रियल रूट होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन को दे दिया आपको, यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ क्वेश्चन रखना आपको 5x² + 9ky 9kx + 2 = 0, ठीक है। मैंने बताया इसमें 2 इक्वल रियल रूट है, कितना है, इसमें बताया कि 2 इक्वल रियल रूट है, कितने हैं, 2 इक्वल रियल रूट है, रियल रूट है। तो आपको फाइंड करना है k = क्या होगा, ठीक है। अगर इक्वल रियल रूट है तो फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले कंपेयर कर लूंगा x² + bx + c = 0, ठीक है। तो जब मैं इसको कंपेयर यहाँ से कर लूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की और c की, ठीक है। a की, b की, c की फाइंड कर लेंगे। a क्या है, x² का मल्टीपल 5 है, b क्या है, x का मल्टीपल मतलब 9k, c क्या है, कांस्टेंट मतलब 2 इक्वल रियल रूट है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू आपकी है 9k, यहाँ रख दोगे 9k², समझाया। b की वैल्यू 9k है तो 9k रख दोगे आप,
सिंपल सा -4, ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 0, ठीक है। बट सिंपल से इसको सॉल्व करना है, वैल्यू करनी है, सॉल्व करना है। तो ये 9 9 है 81 के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 20 20 40, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर इक्वल टू आएगा 40 और नीचे 81, ठीक है। और मुझे के निकालना है कि ये रूट में हो जाएगा 40/81, ठीक है। यहाँ से मैं करना चाहूँ उसको और भी सॉल्व, तो और भी सॉल्व कर सकता हूँ कैसे कि हमारा के जो हो जाएगा ना, ये 20, ये 40 हमारा ऐसे 40 कैसे करोगे, फैक्टराइज कर लो, तो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 और 81 क्या है 9 इंटू 9 है। तो मुझे पता है ना रूट के अंदर अगर सेम दो नंबर होते हैं तो रूट के बाहर आकर सिंगल बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ 2 दे रखे हैं 2 बार, तो रूट के बाहर एक बार 2 आएगा, यहाँ 9 2 बार है तो 9 नीचे आ जाएगा, जो रिमेनिंग बचा है 5 इंटू 2 वो 10 हो जाएगा, के की वैल्यू हमारे यहाँ से हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल रूट अगर फार्मूला होंगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। एक आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या होंगे, काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। अभी तक जो मैंने फार्मूले बताए हैं उसको आप अच्छी तरह से रिविजन कर लें और उसको एग्जाम जाने से पहले एक बार रिवाइज करके भूल जाए, क्योंकि फार्मूले के बिना आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर फार्मूले लगाते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत है तो फार्मूले के नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है फार्मूलों को रिवीजन करना और याद करना। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एबी। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, उनके कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैंने कोई नंबर लिया 4, यहाँ ले लिया 8, यहाँ ले लिया 12, यहाँ ले लिया 16 डॉट। यहाँ पर देखो मैंने एक सीरीज ली है, ये सीरीज एपी में है या नहीं है, ये मुझे मालूम कैसे पड़ेगा, मालूम कैसे पड़ेगा, ये पहला टर्म है इसको A1 बोलते हैं, दूसरा टर्म है इसको A2 बोलते हैं, ये तीसरा टर्म है ये A3 है, ये चौथा टर्म है A4 है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया कि A2 को माइनस किया A1 से, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो D है वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि A2 की वैल्यू 8 है और A की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हमारा 4 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस देखा यहाँ पर हमारा 4 है। तो ऐसे ही आगे रिसेट करेंगे, आगे देखेंगे D क्या होगा A3 माइनस A2, यहाँ भी देखा 12 माइनस 8, यहाँ देखा D की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ तो कंडीशन में D की वैल्यू क्या है 4 आ रही। तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, तीसरी देखते हैं D की वैल्यू A4 माइनस A3 होगा, यहाँ पर 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो D हमारा यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। तो सभी कंडीशन में अगर D की वैल्यू सेम आ रही है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हो R in AP, दिस इक्वेशन R in AP। बात समझ नहीं आई, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप कोई टर्म आपको निकालना है, ऐसे दे रखा है, मैंने कहा कि भाई आपको क्या है, आपने क्या किया है, आपको हर हफ्ते आप कोई काम करते हो, आपको हर हफ्ते क्या मिलता है 500 का मिलते हैं, ठीक है, 500 मिलते हैं, ठीक है। पहले हफ्ते 500, तो दूसरे 500 मिले तो 1000 हो जाएगा। तीसरे हफ्ते मैंने कहा कि 1500 हो जाएगा, इतनी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि 10वें हफ्ते में कितना मिलेगा आपको, 10th वीक में कितना मिलेगा। फर्स्ट वीक में आपको क्या है, ये है, ये फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट वीक में आपको कितने पैसे मिले, सेकेंड वीक में आपको ये मिले, थर्ड में आपको ये मिले। तो मैंने कहा 10th वीक में कितने पैसे आपको मिलेंगे, 10th वीक। तो यहाँ मतलब क्या है, आपको 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म कहीं निकालना है, 10th टर्म का निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 10th टर्म निकालना तो A प्लस क्या होता है 9D होता है, और A की वैल्यू क्या है, पहला टर्म है, ठीक है, A की वैल्यू 5 है, और 9 तो आप कैसे जाएगा, D मतलब क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे 45 करोगे तो 5000 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा 5000 रुपये मिल जाएगा। अपनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका A2 होगा तो A प्लस D होगा, अगर कहीं पर A3 है A प्लस 2D होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 5 बोला है
उसे a प्लस 4d कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से इसमें an निकालने का फार्मूला होता है, an निकालने का फार्मूला आप सभी को अच्छे से लर्न होगा। an निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, an के लिए फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर a क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। n जो है नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, वो है नंबर ऑफ टर्म, और जो d है हमारा क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें और फार्मूले होते हैं, n को हम लास्ट में बोलते हैं, n क्या होता है, ये लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका जो होता है सम ऑफ n टर्म, उसके लिए फार्मूला होता है ऐसे इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला और एक बन सकता है n बाई 2 ऐसे इक्वल्स टू n बाई 2 2a को मैं कर सकता हूँ a प्लस a, और ये n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो मैंने बताया आपको, क्या बताया है कि a प्लस n माइनस 1 d कितना होता है, वो a होता है। यहाँ मैं प्रूव कर दूंगा, ऐसे इक्वल्स टू क्या आएगा n बाई 2, यहाँ पर a प्लस a है, फार्मूला ये, ठीक है, समझ गए ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं एक टॉपिक और लेता हूँ, उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैं बताने वाला हूँ, तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको स्वागत है। मैं आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से उसके फार्मूले सारे बताने वाला हूँ, और साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि अगर डबल पास होते हैं तो उस पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितने, नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, यही बताने वाला हूँ। वैसे अगर यहाँ पर देखें कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी को p से रिलेट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है, इतना बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना अलग अलग, जैसे पॉइंट्स है हमारा, तो जैसे मैंने 2 पॉइंट्स को छाड़ा, 2 पॉइंट्स किया तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछेगा। तो 2 पॉइंट्स किया तो हमारे कितने आउटकम हो सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स किया तो पहले पॉइंट्स में हो सकता है एड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों का हेड आ जाए, अगले में हेड टेल आ जाए, अगले में हेड और टेल आ जाए, और अगले में टेल और टेल आ जाए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ टेल है, ठीक है। तो बताओ कितने आउटकम होंगे, जब हमारे आउटकम होंगे 1 2 3 4, तो 4 आउटकम हो जाएंगे। तो आपको सिंपल से याद करना है, जैसे एक आपका पॉइंट्स है तो उसका होगा 1 बाई 2, अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी बार अप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स के लिए क्या करना है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए क्या करना है, तो 3 पॉइंट्स हैं तो मैंने यहाँ पर हेड और टेल कर दिया, ठीक है। उसके लिए आप करना है, यहाँ पर हेड कर लो, हेड टेल कर लो, ठीक है, टेल हेड कर लो और टेल टेल कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, इसका मल्टीप्लाई से करो तो 3 बार हेड हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई से करो तो 2 बार हेड 1 बार टेल हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो हेड टेल हेड हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो हेड टेल टेल हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो टेल हेड हेड हो जाएगा। सिमिलर ऐसे ही करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, आराम से आउटकम आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था तो 8 आउटकम होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पर है कि कार्ड का गेम अगर देखें तो कार्ड का गेम वैसे मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली कार्ड का गेम जो होता है एक मैथमेटिक बेस पर, ठीक है।
जबकि लोग उसे क्या लेते हैं, गलत बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक बेस में मैं बताने वाला हूँ कार्ड आपके टोटल जो होते हैं, टोटल जो कार्ड हैं, टोटल जो कार्ड हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड में डिवाइड होते हैं टोटल कार्ड आपके। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड यहाँ पर टोटल आपके होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड में दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन से, एक मैंने डिवाइड किया ब्लैक, एक ब्लैक कार्ड होते हैं और दूसरे कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं। ब्लैक कार्ड के नंबर दिया जाए 26 और रेड कार्ड का नंबर दिया जाए 26 होते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52, उससे ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 और रेड कार्ड कितने हैं 26, टोटल 26 मिला के 52 हमारे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर करें तो ब्लैक कार्ड के दो पार्ट हैं, ब्लैक कार्ड के दो पार्ट हैं, एक हमारा स्पेन है, स्पेन है जो 13 होते नंबर में, और एक हमारा क्या है क्लब्स है, क्लब्स है वो भी नंबर में 30 है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या रेड हार्ट दे दिया, रेड देखिए, रेड में क्या है, एक हार्ट है जो 13 होते हैं और एक हमारा डायमंड है, डायमंड्स कितने हैं वो भी 30 है। समझ गए ना, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो मतलब अगर देखें यहाँ पर तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मतलब हमारे टोटल कार्ड कितने 52, ब्लैक कार्ड कितने 26, रेड कार्ड कितने 26, स्पिड कितने, स्पिड हमारा 13, क्लब कितने 13, हार्ट कितने 30, डायमंड। याद कैसे करना है, देखो हार्ट कैसा होता है हमारा, रेड होता है, तो ऐसे याद करना है कि हार्ट किसमें आता है, रेड में आता है, डायमंड भी आपका रेड डायमंड आता है, उससे याद करना है। ठीक है, इस बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर देखो सबके अपने अलग अलग होते हैं। किंग हमारे कितने होते हैं, यहाँ से किंग का कार्ड होता है, एक हमारा क्या होता है क्वीन होती है। ठीक है, किंग हो गई, एक हमारा जैक होता है, जैक, एक एस होता है। ठीक है, ये हमारे 4 कार्ड ऐसे हैं जो यहाँ 4 कार्ड होते हैं हमारे। ठीक है, 4 कार्ड यहाँ पर 4 कार्ड होते हैं और यहाँ पर किंग, क्वीन और जैक, यहाँ पर जो 3 कार्ड ये वाले हैं ना, ये वाले कार्ड, ये किंग, क्वीन और जैक वाले, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अगर आप पूछे नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने 3 हैं। ठीक है, और प्रत्येक कार्ड 4 नंबर होंगे, इसमें 4 नंबर पर 4 नंबर ये भी होंगे, 4 ए भी होंगे और 4 ए भी होंगे। ठीक है, और एस मतलब जो आप कहते हो इक्का, इक्का जो होता है ना वो एस होता है, इसमें नंबर कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से काम करोगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, ये 16 नंबर के आपका कार्ड होता है। ठीक है, 16 इतने होते हैं ना, मुझे 52 निकालना है। उसके बाद 2 नंबर के जो होते हैं उसके 4 कार्ड होते हैं, 3 नंबर के जो होते हैं उसके 4 कार्ड, 4 नंबर के जो होते हैं उसके भी 4 कार्ड, 5 नंबर के भी कितने होंगे 4 कार्ड, 6 नंबर कितने होंगे वो भी 4 कार्ड, उसके बाद 7 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 8 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 9 नंबर के 4 कार्ड और 10 नंबर के भी 4 कार्ड। हम काउंट करें कितनी बार 4 आया है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 टोटल कितना होगा 36 ये, और हमारे कितने 16 ये, प्लस करेंगे 12, 4 और 5 तो 52 कार्ड हमारे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कार्ड बताया, 52 कार्ड है, 52 कार्ड 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ब्लैक हमारे 26 है, रेड हमारे 26 है। ब्लैक को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में और डिवाइड करेंगे, ब्लैक में स्पेड और क्लब आता है, इसके नंबर 13 और 13 होते हैं, और रेड में भी 26 हैं, ये 2 पार्ट डिवाइड, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है, इसके 2 पार्ट हैं 13, 13। ठीक है, यहाँ नंबर को करेंगे कि किंग, क्वीन और जैक फेस होता है, फेस कार्ड बोलते हैं उनको, और जो हमारा एस होता है ये इक्का नंबर 4 होते हैं, सबके 4 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 के भी 4 होते हैं, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, 7, 8, 9, 10, इसके सबके क्या होते हैं 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आपका रिलेटेड सर्कल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है,
ये सारे चैप्टर आपके भी यहाँ पर बनी है, तो उनके फार्मूले अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो उनके फार्मूले नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाला हूँ। और साथ साथ मैं बताऊँगा साइंस की क्लास में जल्दी लेकर आ रहा हूँ। आपको ये क्लास कैसे लगी, ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और विजडम वैली कॉन्वेंट स्कूल को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।